आज सबसे पहले आपकी जेब की चिंता करनी है। मोबाइल तो रखते होंगे आप, मैसेज, कॉल्स, व्हाट्सएप भी आते ही होंगे, कई बार लोन के लिए फोन भी आया होगा। मगर कई लोग इसी चक्कर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। देश में कितने जामताड़ा आज साइबर क्राइम के इन सेंटर्स पर दस्तक देंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में जो हमने कल बताया था उसे आज चीफ मिनिस्टर ने भी दोहराया। 1 अक्टूबर से दिल्ली में एनसीआर में डीजल जनसेट बंद होंगे। जनता इसके लिए कितनी तैयार है? दिल्ली में पीएनजी किट कितनी लगी, दुकानों पर है भी या नहीं, इसकी पड़ताल भी करेंगे आज। आस्था से खिलवाड़ कतई नहीं होना चाहिए, मगर आस्था के नाम पर सेहत से खिलवाड़ क्यों? गणपति बप्पा को मुंबई में विदा किया, मगर कचरे का ध्यान क्यों नहीं रखा? आस्था के मुद्दे पर बात आपकी सेहत की भी करेंगे। ना उम्र की सीमा हो, ना पढ़ने का कोई बंधन, कहावत थोड़ी नई लगी होगी। बुलंदशहर में 92 साल की अम्मा ने स्कूल में दाखिला लिया है। पॉजिटिव स्टोरी में सलीमन अम्मा को सलाम। अच्छा, आपके साथ कभी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? अच्छी बात है अगर नहीं हुआ है तो। आप जरूर लेकिन अपने आसपास किसी न किसी को जानते होंगे जिसके साथ उनके मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग की कोई ना कोई धोखाधड़ी हुई होगी। अगर ऐसा है तो आज की हमारी ये खबर आपके लिए बहुत दिलचस्प है, बल्कि जरूरी और काम की भी है। एक तरफ भारत कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ऑनलाइन मोबाइल फ्रॉड भी उसी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। आज का पब्लिक इंटरेस्ट इसी पर है। हम आपको बताएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी को सनसनीखेज किसने बनाया, वो सनसनीखेज किस्से कौन से हैं, और इन किस्सों के पीछे साइबर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो आम आदमी की जेब बिना कैंची और बिना ब्लेड के कतर रहे हैं। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। जकड़े हाथों से कुर्सी पर बैठा ये शख्स, चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां, हाथों में रस्सी बंधी है, लेकिन दिमाग में ठगी के पल बेशुमार हैं, जिनके फेर में फंसकर ये जालसाज कई लोगों को चूना लगा चुका है। उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया, कभी अपना नाम मनीष बताया तो कभी कुछ और। इस बार जामताड़ा नहीं, झारखंड के दुमका में ठगी हुई। आरोपी ने कैमरे के सामने जुर्म कबूल भी किया। 2 दिन पहले ट्रेंड करता है वो, क्या ट्रेंड में बताता है? नहीं, बोला कि जो पूछेगा बता। चोरी कैसे करना है ये तो भाई अब तो प्रूफ हो ही गया है सर कि चोरी फ्रॉड ही करने के लिए भेजा गया था सर। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया सर। हाँ, और वो बोला कि जो भी चीज़ बताए वो बताते चले जाना। हाँ, उसके लिए हम सब पैसा के लिए सर। साइबर क्राइम को लेकर कई लोग अलर्ट हैं। क्रेडिट कार्ड का झांसा हो या ओटीपी भेजकर केवाईसी अपडेट करना, फ्रॉड का तो ये तरीका अब पुराना हो गया है। इसलिए शातिर अब लोन दिलाने के नाम पर चेक की डिटेल्स ही बदलने लगे। दुमका के जितेंद्र के साथ ऐसा ही हुआ। फोन आया कि 10 लाख का लोन दिला देंगे, मगर चेक के जरिए 200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। जितेंद्र ने चेक दे दिया, मगर अगले ही दिन उनके अकाउंट से 95,000 रुपए से ज्यादा की रकम साफ हो गई। पता चला चेक पर केमिकल लगाकर डिटेल्स बदली, नाम लिखा, रकम भरी, पैसा निकाला और रफू चक्कर। हमको कुछ भी डाउट उसका नहीं हुआ। और डाउट तब होता है कि डायरेक्टली आप ओटीपी देते हैं या कुछ करते हैं तो कुछ शक होता है। लेकिन वो बंदा क्या हुआ कि मेरे पास बाकायदा सारा डॉक्यूमेंट कलेक्शन करने के लिए लड़का भी भेजा। लड़का बैच टाई लगा करके आया था और मेरे पास आया, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे से लिया। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मेरे से प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर 200 रुपये का चेक वो मेरे से लिया। टारगेट पर कौन है? ज्यादातर वो लोग जो नई तकनीक के आदी नहीं हैं। आज भी जेब में पासबुक लेकर चलते हैं। झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, ठग हर कहीं हाथ मारते हैं, कोई मौका जाने ही नहीं देते। मैंने जब जानकारी हमको मिली कि ना पैसा मैंने निकासी 6 बार, मैंने 10,000 से नीचे पैसा की निकासी हो गई, तो मैंने साइबर क्राइम दुमका में इसका केस किया
लेकिन वो सब पैसा निकल जाने के बावजूद मैंने हमको कठिनाई का बहुत ज़्यादा सामना पड़ा, काहे कि हम तो उसी पर निर्भर है। इनका बेसिक जो मोडस ऑपरेंडी है अपराध करने का, साइबर अपराध करने का, कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी दस्तावेज बना करके ये सिम पर लेते हैं या किसी दूसरे सोर्सेज से चोरी का जो मोबाइल उनका सिम का प्रयोग करते हैं। मुरादाबाद में डेप्यूटी एसपी की ट्रेनिंग ले रही एक अफसर के साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, वो भी कोरियर के नाम पर। कुरियर आया नहीं, फोन किया तो कंपनी के नाम पर किसी ने लिंक भेजकर क्लिक करने को कहा। यूपीआई के जरिए 2 रुपए मांगे। जैसे ही पैसे कटे तो ट्रेनी अफसर के 2 अकाउंट से करीब 2 लाख साफ हो गए। उनके पास में कोई मैसेज आया था और फिर उसके बाद में उनकी यूपीआई आईडी के माध्यम से ये जो ट्रांजैक्शन है ये हुआ, उसी में उनके 2 अकाउंट से इसमें पैसा कटा है। सोचिए, अगर पुलिस अफसर भी साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। और ये तो वो मामले हैं जो सामने आ गए। कई बार धोखाधड़ी हो जाती है मगर लोगों को पता तक नहीं चलता, या पता चलता है तो काफी देर से। कभी एक मिस्ड कॉल आती है और अकाउंट का पैसा साफ। कहीं सामान भेजने के नाम पर साइबर ठग क्यूआर कोड के बहाने छोटी रकम भेजते हैं। बड़ी रकम के लिए आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो पैसा खाते से गायब। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के नाम पर भी ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें फूड ऑर्डर कैंसिल करने के नाम पर अकाउंट खाली हो जाता है। व्हाट्सएप पर फ्रेंडशिप के नाम पर हाय हेलो वाला मैसेज भी आपके खून पसीने की कमाई साफ कर देता है। छोटी सी लालच में नहीं फंसे, इस लालच की वजह से काफ़ी क्राइम होता है। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिससे आप कुछ दिनों के लिए बच सकते हैं, लेकिन सदा के लिए कोई भी साइबर क्रिमिनल बच नहीं सकता। इसलिए सभी जो नौजुवक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, चकाचौंध की ओर, इससे दूर रहें। कुछ दिन पहले दिल्ली में तो बिना ओटीपी के ही शमशेर सिंह के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए। यानी फ्रॉड का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आपको अलर्ट तो रहना होगा, वरना नुकसान हो जाएगा। देखा ठगों का हाल, कोई राज्य नहीं छोड़ा, कोई जिला नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसे ही नुकसान से बचाने के लिए आईआईटी कानपुर जैसी संस्थाएं आगे आई हैं। इसके सहयोग से चलने वाला एक एनजीओ साइबर क्राइम पर रिसर्च कर रहा है। स्टडी और कितने साइबर क्राइम वाले और सेंटर चल रहे हैं। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक 80% साइबर क्राइम 10 जिलों में और वहां से ऑपरेट होता है। इनमें ज्यादातर भरतपुर टॉप पर है, मतलब वहां सबसे ज्यादा होते हैं। तकरीबन 18% केस सामने आए हैं वहां पर। ये जालसाज एलओसी कस्टमर केयर के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में यूपी का मथुरा, हरियाणा का नूह भी टॉप 3 जिलों में शुमार है। मथुरा में 12%, नूह में 11% साइबर क्राइम केस दर्ज हुए। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है, वहां देवघर और जामताड़ा का नंबर टॉप पर है 10% मामलों के साथ। गुरुग्राम, अलवर, बोकारो और गिरिडीह ये वो जिले हैं जो साइबर अपराध का केंद्र बनते जा रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फेक लिंक से तमाम तरीके से फ्रॉड स्कैम यहां पर चलते हैं। साइबर क्राइम बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। मतलब आजकल लोन एप्लीकेशंस के नाम से साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आजकल सेक्सटॉर्शन के नाम से बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। आपको एक व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई कनेक्ट करता है, आपके साथ वीडियो चैट, वीडियो कॉल आता है और आपने वीडियो कॉल उठाया और वो आपकी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद वो आपसे पैसे मांगता है। आजकल फोन्स पे लोग एनीडेस्क जैसी एप्लीकेशन या टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशंस को डलवाते हैं और एक एपीके भेज देते हैं, वो एपीके इंस्टॉल करवाते हैं, आपके फोन को कंट्रोल कर लेते हैं। इंडिया में कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहां से ये बहुत तेजी से आ रहा है। मेवात जैसी जगह और मऊ जैसी कुछ जगह हैं और इनफैक्ट जो आपका जमतारा लोकेशन है वहां से भी कुछ ऐसे क्राइम्स तेजी से आते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात। जैसे जैसे लोगों को साइबर क्राइम के बारे में पता चलता है, ये साइबर क्रिमिनल ठगी का तरीका बदल लेते हैं। पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ा, आम जनता को कितना चूना लगा और साइबर क्राइम की तरफ जाने वाली असली वजहें क्या हैं, क्या कारण हैं, इनकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है।
झारखंड में एक और रैकेट एक्सपोज हुआ। अपराधी प्राइवेट बैंकों के नाम से कस्टमर केयर की साइट बनाकर लोगों को ठग रहे थे। उनसे कहते थे कि एक बार साइट को टच करिए, लिंक वाला बटन दबाइए, बटन दबा नहीं कि पैसे सफा चढ़। मैं मॉर्निंग में सो के उठा लगभग 5:30 बजे, तो मेरे मोबाइल में 2 मैसेज आया, एक 10,000 एक 5,000 का 2 विड्रॉल हो गया। तो मैंने सोचा मैंने तो कहीं कुछ किया नहीं है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पहले कस्टमर केयर में उसी समय ICICI बैंक से मेरा अकाउंट में है, उसी में कॉल किया, बताया तो वो बताई नहीं आपका फिंगरप्रिंट के द्वारा आपका पैसा निकासी हुई है। तो मैंने बोला मैंने फिंगरप्रिंट कहीं दिया नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि रात 11:30 बजे और 12 बजे के बाद 2 ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस बार बार रेड करती है, मोबाइल, सिम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कब्जे में लेती है, बाइक्स, कार सब जब्त हो जाते हैं। लेकिन ये अपराधी जगह बदल बदल कर साइबर क्राइम को फिर से अंजाम देने लगते हैं। बिहार चलिए, यहाँ किसान भाइयों को ठगने वाला अलग ही रैकेट एक्टिव है। कभी राशन कार्ड और बुजुर्ग पेंशन दिलाने के नाम पर, तो कभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी खुलवाने का लालच देकर लोगों को चूना जबरदस्त लगाया जा रहा है। डाकघर में खाता खोलने के नाम पर भी भोले वाले लोगों को धोखा देने के कई मामले सामने आए। 2 गिरफ्तार किए हैं हम। इसमें श्रम कार्ड बनवाने के नाम पे लोगों के ना फ्रॉड सिम और फ्रॉड अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल रहे थे, जिसका उपयोग ये लोग साइबर क्रिमिनल्स को देकर उसमें फ्रॉड के पैसे मंगवा रहे थे। साइबर जालसाजी का संसार कितना बड़ा है, आंकड़ों की शक्ल में समझिए। सिर्फ झारखंड में 2019 से अगस्त 2023 तक साइबर ठगी के 5,405 मामले दर्ज हुए, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ा देखें तो हजारों में। NCRB भी इन मामलों पर नजर रखता है। 2021 में देश भर में ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के 4,823 केस सामने आए। OTP से जालसाजी के 2,028 मामले, 3,633 मुकदमे दूसरे तरीकों से फर्जीवाड़े के लिए। साइबर क्राइम में अभी तक जो सेक्शंस लगाए जाते हैं वो साइबर क्राइम के लगाए जाते हैं, लेकिन IPC के सेक्शन से उसे कनेक्ट नहीं किया जाता है ज़्यादातर मैटर्स में। तो जब तक 420, 467 IPC के सेक्शन से इसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें जो दंड का प्रावधान है वो उतना नहीं होगा, जिससे कि साइबर क्राइम वालों को डर लगे और उनको बेल आसानी से न मिल सके। अब धोखा हुआ तो कितना पैसा निकला, ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। बैंकों ने बताया कि ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को जालसाजों ने 2019-20 में 266 करोड़, 2020-21 में 216 करोड़ और 2021-22 में 179 करोड़ रुपए की चपत लगाई। ये कोई छोटी रकम नहीं है। सवाल है, साइबर क्राइम का दायरा क्यों बढ़ रहा है? अब जरा ये भी समझिए। देश में मोबाइल कनेक्शन और इंटरनेट यूज करने वाले बड़े हैं। ट्राई के मुताबिक 114 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश भर में है और 88 करोड़ इंटरनेट यूजर्स। भारत में डिजिटल लेन देन भी बढ़ा। 2022-23 में 12,735 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस किए गए, यानी ऑनलाइन ट्रैप में फंसने का मौका ज्यादा रहता है। मगर कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि देश में बेरोजगारी ज्यादा है, काम धंधा है नहीं, इसीलिए नौजवान इजी मनी के चक्कर में जालसाजी की तरफ बढ़ रहे हैं। लड़कियां पढ़ लिख कर तैयार हो गए हैं, पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पा रहा है। वो इसी फील्ड में ज़रा सी ट्रेनिंग लेकर और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो जनधन अकाउंट्स हैं और लोगों के सिम कार्ड्स हैं, उनको किराए पर लेकर और ये ठगी की जा रही है। तरह तरह की ठगी हो रही है। ये बात सही है कि नूह है, जामतारा है, और उसके ऊपर भी अब भरतपुर, मथुरा, ये कई जनपद आ गए हैं। चिंता बड़ी है और साइबर अपराध का जाल भी। मगर समाधान क्या है? साइबर क्राइम रुकेगा कैसे? सरकारें अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं, पर इनका कितना फायदा मिल रहा है, ये देखना बड़ा जरूरी है। देश के 14 राज्यों में साइबर फॉरेंसिक लैब खोले गए हैं इन्हें रोकने के लिए, तमाम अपराध को।
पुलिस, वकीलों और दूसरे अफसरों को साइबर अपराध पता लगाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल cybercrime.gov.in भी लॉन्च किया है, जिस पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत कर सकते हैं। लोगों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 भी सेवा में है। आरबीआई अपने स्तर पर भी ग्राहकों को जागरूक करता रहता है। सरकार लेन देन के नियमों को अपडेट करती रहती है, लेकिन आपको अपने स्तर पर भी क्या करना है, करना चाहिए ना कुछ। कौन से ऐसे प्रिकॉशन लेने हैं ताकि आप इस तरह की ठगी से बच सके, तो ये जानिए। किसी भी अनजान कॉल या मैसेज को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी अनजान QR कोड को स्कैन नहीं करना। विदेशी नंबर से अगर कोई कॉल आए और आपकी जानकारी में वो ना हो नंबर, तो उसे रिसीव मत कीजिए। हो सकता है ये सेक्सटॉर्शन ट्रैप हो, फंसा लेते हैं आपको। बिना पड़ताल किसी भी सूरत में OTP शेयर ना करें। हो सके तो हर महीने अपना बैंकिंग वाला पासवर्ड बदलें, मगर उसे मोबाइल फोन में कभी सेव नहीं करना। किसी ने लिया, कहीं चेक करवाने को दिया तो निकल जाएगा वो भी। अगर कोई लिंक आता है किसी भी मोबाइल से उस पर, तो कि 10,000 कमा लो, 20,000 कमा लो, फौरन लालच में आ जाते हैं। कोई कह देता है आपकी 1-2 करोड़ की लॉटरी लगी है, तो लिंक कतई क्लिक नहीं करना। यह फिशिंग अटैक भी हो सकता है। ईमेल पर कोई भी कहता है कि विदेश में नौकरी करने का चांस है, बस थोड़े पैसे भरने होंगे और आप झांसे में आ जाएं, तो यकीनन आप जालसाजों के ट्रैप में फंस जाएंगे। अच्छा, आपको बताते चले कि ऑनलाइन धोखाधड़ियां, ब्लैकमेलिंग और दूसरे अपराधों का हम आगे भी काम जारी रखेंगे। अगले हफ्ते भी हम आपसे इसी तरह के अपराध को लेकर आएंगे, इस क्राइम से जुड़े बाकी पहलुओं के साथ, और इससे आपको कैसे बच के रहना है ये तरीके भी बताएंगे। 24 घंटे पहले पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपसे जो कहा था, एक बार वही हुआ, वही हो गया। दिल्ली में डीजल जेनसेट बंद होंगे। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बोल दिया। सर्दियों में प्रदूषण घटाने के लिए एनसीआर में जो कुछ हो रहा है, उसमें डीजल जेनसेट पर प्रतिबंध भी शामिल है। इंडस्ट्री हो या घर हो, दुकान हो या पीएनजी का नाम क्यों आया? वही पाइप नेचुरल गैस वाले जेनसेट अब इन सब जगहों पर चलने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज आप देखेंगे कि जिस पीएनजी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, राजधानी में उसकी कितनी व्यवस्था है, और अगर कोई पीएनजी जेनसेट लगाना चाहे तो जुगाड़ के अलावा कोई रास्ता है या नहीं? अक्टूबर महीना आने वाला है। सर्दी दस्तक दे रही है। सुबह शाम मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन इस साल ये बदलाव दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए दोहरी चुनौती लेकर आ रहा है। इसकी पहली वजह है सर्दी में तेजी से बढ़ने वाला वायु प्रदूषण, और दूसरी वजह है CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का वो फरमान, जिसके तहत 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में डीजल जेनसेट पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। वैसे तो हर सर्दी में दिल्ली प्रदूषण की मार झेलती है और प्रदूषण पर सियासत भी खूब होती है। क्या इस बार इन दोनों में कमी आएगी? अगर केजरीवाल की माने तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस बार जो बंदोबस्त दिल्ली सरकार ने किए हैं, अब उनके अमल में आने से पहले ही दिल्ली में 30% प्रदूषण घटने का दावा आज दिल्ली के सीएम ने कर दिया। 2014 के मुकाबले आज 2023 में 30% पोल्यूशन में कमी आई है। 2014 में PM 2.5 149 होता था, आज PM 2.5 103 है। 2014 में PM 10 324 होता था, आज 223 है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी। 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। दिल्ली के फेफड़ों में प्रदूषण का जहर एनसीआर और साथ लगते राज्य भी भरते हैं।
दिल्ली में 31% प्रदूषण अंदर से होता है और 69% बाहर से। दिल्ली की आबोहवा को साफ रखने के लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से भी बात होगी। आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की पोल्यूशन को कम करें। आसपास के स्टेट्स से हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो सीएनजी के ऊपर करें। आसपास के जो एरियाज़ हैं, दिल्ली के एनसीआर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज़ को पीएनजी में शिफ्ट किया जाए। केजरीवाल के एक्शन प्लान में 2 बड़े दावे किए गए हैं। पहला ये कि दिल्ली में 1727 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां अब पीएनजी पर शिफ्ट हो गई हैं। दूसरा दावा ये कि दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली सप्लाई होने से कोई डीजल जेनसेट नहीं चलता। मतलब 1 अक्टूबर से डीजल जेनसेट पर पाबंदी से पहले दिल्ली में लगे जेनसेट अपग्रेड कर लिए गए हैं और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो कसर बाकी रह गई है उसके लिए दिल्ली सरकार हरकत में है। पोल्यूशन को सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है। हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहां पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। इस बार हवा को सुधारने की तैयारी बड़ी दिख रही है और दावे भी, लेकिन दिल्ली एनसीआर पर इन तैयारियों का असर क्या होगा ये जल्द ही पता चल जाएगा। बस वो किसी प्रदूषण का शिकार नहीं होने चाहिए। एक नहीं कई कारण है। इसी समय हर साल दिल्ली हांफने लगती है। धुएं और धूल में घिरी राजधानी पर राजनीति भी खूब होती है, चिंतन मंथन भी होता है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है, दिल्ली का आसमान साफ हो जाता है, फिर अगले साल का जो अक्टूबर और नवंबर है वो उस पर मुद्दा चला जाता है और आज की बात खत्म हो जाती है। केजरीवाल साहब ने जो सब कुछ बताया, पूरे साल के प्रदूषण का जो ख्याल रखा, अब विपक्ष ये पूछ रहा है कि केजरीवाल साहब आज ये आप आंकड़े गिनवा रहे हैं, लेकिन अब तक आपने इसका पूरा साल ध्यान क्यों नहीं किया? पिछले 9 साल से जो चीज वो कह रहे थे हर साल करेंगे, उसमें क्या चीज नहीं की है? ये वही चीज है जो हर साल ये अनाउंस करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण कोई कम नहीं हुआ है 9 साल में, जबकि ग्रीनरी हमारी कम हुई है दिल्ली में पिछले 9 साल में केजरीवाल सरकार के अंदर, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ती है। उसके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। दिल्ली की आप सफाई देखिए, आप तो नगर निगम भी इनके हाथ में, उसमें कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल का विंटर एक्शन प्लान कॉपी पेस्ट है। एक छलिया दिल्ली को छलने के लिए सिर्फ छलावा कर रही है। इस छलावा की करता करता मुख्यमंत्री केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं कि हॉट स्पॉट तो पिछले वर्ष भी चिन्हित किए थे, उन पर काम किया, क्या उपाय किए प्रदूषण कम करने के, उसकी जानकारी। आबोहवा साफ रहे, इसी में सबकी भलाई है। दिल्ली के सीएम ने बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार क्या क्या कर रही है। केजरीवाल ने सबसे बड़ी बात क्या कही? उन्होंने कहा कि दिल्ली की पंजीकृत फैक्ट्रियां अब डीजल जेनसेट पर नहीं चलती, वो सभी अब पीएनजी पर शिफ्ट हो चुकी हैं। पीएनजी जेनसेट या पीएनजी किट कैसी होती है? मैंने भी नहीं देखी, आपने देखी है? यही जानने के लिए हम दिल्ली के जेनसेट डीलर्स के पास पहुंच गए। पता चला कि दुकान पर पीएनजी जेनसेट है ही नहीं। तो किसी को यही पता नहीं था कि पीएनजी किट कौन सी बला है। एक तरफ 1 तारीख से डीजल जेनसेट को बैन करने का फरमान आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ बायर और सेलर दोनों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि ना बायर्स के पास दुकान है, उनको समझ नहीं आ रहा कहां से जाकर के सीएनजी पीएनजी किट खरीदे, वहीं सेलर्स के पास पहले से डीजल जेनसेट मौजूद है जिसको लेकर वो स्टॉक क्लियर करने को लेकर परेशान है। जिसके बाद हम जीबी रोड में एक दुकान में पहुंचे, एक शॉप है जहाँ पर डीजल जेनसेट और अलग जनरेटर से सर डील करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आशीष। सर क्या बताइए, आपके पास डीजल जेनसेट या जनरेटर्स उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध हैं हमारे पास, और अब ये बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि बहुत जल्दी ये इन्होंने इसको लागू कर दिया है और हमें टाइम भी नहीं मिला। तो क्या आपके पास पीएनजी सीएनजी किट जो है, जो मशीन है, वो आपके पास है? एक्चुअली क्या है कि बड़े डीडी सेट्स के लिए तो ऐसी कभी भी नहीं आती थी, हमेशा डीजल जेनसेट्स ही सक्सेसफुल थे। और
पोर्टेबल का अगर रहा तो ऐसे कोई स्टैंडर्डाइज किट मेरे नॉलेज में नहीं है। क्या बायर्स जो है वो पीएनजी सीएनजी किट के लिए उसका जो भी किट होता है वो मांगने के लिए आ रहे हैं आपकी दुकान? हाँ आ रहे हैं जी, लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी। कहीं यहाँ पर आसपास कोई दुकान में अवेलेबल नहीं रखता ना पीएनजी मिलेगी ना सीएनजी मिलेगी, किसी के पास अभी अवेलेबल नहीं है। फिर ऐसे में बायर्स कहाँ जाएं, क्या कुछ करें, क्योंकि सरकार बायर तो परेशान हो रहा है, काफ़ी बहुत ज़बरदस्त परेशान हो रहा है, चक्कर ये काफ़ी परेशान है, बायर को बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए इनके पास कोई ऑप्शन। सर ये बताइए दोनों के दामों में कितना फ़र्क है? डीजल जनसेट की कीमत क्या है और पीएनजी सीएनजी किट के दाम क्या कुछ है, कितना आसान है? पीएनजी सीएनजी जो सीएनजी वाला है जनरेटर वो बहुत महंगा है। एक जैसे 125 kVA का सीएनजी का जनरेटर है वो 14 लाख रुपए का, और 125 का जो डीजल का जनरेटर है वो 9 लाख रुपए का, मतलब तकरीबन 5 लाख का 5 लाख रुपए का डिफरेंस है ना कंफ्यूजन। डीजल जेनसेट बंद करने की डेडलाइन सिर पर आ चुकी है। इससे उन लोगों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है जो पूरी तरह से डीजल जेनसेट पर निर्भर करते हैं और जिन्होंने अब तक अपने जेनसेट को अपग्रेड नहीं करवाया है। एमएसएमई सेक्टर काफ़ी हद तक डीजल जेनसेट पर निर्भर है। 1 अक्टूबर से डीजल जेनसेट बंद हो जाएंगे तो उन फैक्ट्रियों में काम लाजमी है प्रभावित होगा। ज़्यादा मार 10, 20, 50 मजदूरों वाली फैक्ट्री पर पड़ेगी, क्योंकि एक जेनसेट को पीएनजी में अपग्रेड करने के लिए 35 से 40 लाख रुपए खर्च आता है। अब छोटी फैक्ट्रियां चलाने वाले परेशान हैं कि डीजल जेनसेट को पीएनजी में बदलने के लिए इतनी मोटी रकम का इंतजाम कहां से करें। दिल्ली एनसीआर में, यूपी के नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, हापुड़ में, बुलंदशहर में कई छोटी फैक्ट्रियां चलती हैं। हरियाणा का गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर ले लीजिए, इसको तो इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, जहां फैक्ट्रियां और कारखाने डीजल जेनसेट के भरोसे ही हैं। पीएनजी कनेक्शन लेना और जनरेटर को खरीदना, इसका खर्चा लगभग 35 से 40 लाख रुपए का आता है अपने अपने लोड के हिसाब से, जो कि गलत है। इंडस्ट्री के ऊपर एक अनावश्यक का ये लोड है। प्रत्येक उद्यमी इसे नहीं कर पाया है तो उन लोगों ने अपने जनरेटर्स बंद कर दिए हैं। वो जितनी देर लाइट जाएगी वो जनरेटर को नहीं चलाएंगे, अपनी बैटरी वगैरह हटा देते हैं बिना किसी कारण के। हमारे साथ ये पक्षपात हो रहा है। कोई पैसे को लेकर परेशान है, कोई पीएनजी को लेकर परेशान है, कोई प्रदूषण को लेकर परेशान है। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए जो कुछ भी हो रहा है और जितना कुछ भी हमने ये सब बताया आपको, इसका सही मायने में फ़ायदा तभी है जब प्रदूषण को लेकर अगले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में ना तो हम इस तरह की खबर दिखा पाए और ना ही नेता और सरकार को अपने प्रयासों और कमियों को लेकर इतनी सियासत दिखानी पड़ेगी। जनता खुद समझ जाएगी। सलीमन बेगम ने एक साथ ऐसा करिश्मा किया, कुछ ऐसा किया कि सारी दुनिया उसकी मिसाल देने लगी। 92 साल की उम्र में अम्मा ने नई शुरुआत की है पढ़ने लिखने की। अम्मा के घर के बगल में स्कूल था। अम्मा बच्चों के साथ स्कूल जाने लगी। लिखना पढ़ना आया, अंगूठा लगाना बंद कर दिया। साक्षर अभियान के तहत परीक्षा दी, वो भी पास कर ली। अम्मा का सपना क्या है? अम्मा का सपना है कि अपने पोते पोतियों को वो पढ़ाए। कमाल का जज्बा है अम्मा का। बहुत बढ़िया हो रहा है। अब तो ऐसा हो गया कि रात दिन पढ़ाई चले जा, पढ़ाई चले जा। अब मैं मास्टर ने पढ़ाई बेटा। हाँ अब मेरा जीता ऐसा कर रहा है कि मैं तो भाई पढ़ी रहूँ, भाई पढ़ती रहूँ। कहती हैं मैं यहीं खाट पे बैठी रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ। कमाल है अम्मा, हमारा भी सलाम आपको। अब आते हैं आपके कमेंट्स पे। कल के शो पर भी आपके कमेंट्स आए हैं, आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। राजेंद्र जी क्या लिखते हैं? यू बिलोंग्स टू कांगड़ा हिमाचल। 5000 फैमिलीज ऑफ पोंग डैम houses are waiting for you to raise the issue. Please send your team to the Pong Dam area and Rajasthan also. Please try to exhibit your concern towards जो लोग बाहर पलायन करने के लिए वहाँ पे आए थे, जिनको शिफ्ट किया गया था, पुनर्वासित किया गया था, उनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। उसको लेकर राजेंद्र जी कह रहे थे। कोई नहीं राजेंद्र जी, ज़रूर आएंगे, आपने लिखा, हम पहुँचेंगे। लोकेंद्र सिंह भायल क्या लिखते हैं? पत्रकारिता मतलब समाज के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज़ बनकर उनके हकों के लिए सरकार से लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, सरकारों की गलत नीतियों को जनता के सामने लाना। पब्लिक इंटरेस्ट शो उसमें काफ़ी हद तक सही साबित हुआ है। लोकेंद्र जी शुक्रिया, धन्यवाद।